हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रियांशी की शादी सुशील नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे रियांशी ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक दिन वो हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी घर की डोरबेल बजती है। रियांशी जाकर दरवाजा खोलकर देखती है कि एक लड़की 2 चोटी बनाए हाथ में सामान लिए दरवाजे पर खड़ी है। ये देखकर रियांशी बोलती है, बेटा किससे मिलना है तुम्हें? बेटा? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बेटा कहकर बुला रही हो। और माँ कहाँ है? इतना बोलकर वो घर के अंदर आ जाती है और अपनी माँ को बुलाते हुए बोलती है, माँ, माँ कहाँ हो? अरे इशिता, तू आ गई? कैसी है मेरी बच्ची? आप तो मुझसे बात ही मत करो। पढ़ाई करने के लिए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया, उसके बाद तो आप मुझे भूल ही गई। यहाँ तक कि भाई की शादी में भी नहीं आने दिया। तभी वहाँ सुशील भी आता है और कहता है, अरे तो कैसे बुला लेते, तेरे एग्जाम जो चल रहे थे और अब भी तो तू बिन बुलाए ही आ गई। अच्छा तो आप हैं इशिता। अब सबसे मिल लिया हो तो अपनी भाभी से भी जान पहचान कर लो। आपने तो मुझे पहले ही बेटा कहकर बच्चों सा फील करा दिया। अरे तो इसमें बहू का क्या कसूर? जब तू ये 2 चोटियाँ बना लेती है ना तो किसी बच्चे से कम थोड़ी ना लगती है। क्या माँ, आपको पता तो है मुझे 2 चोटी वाला हेयर स्टाइल कितना पसंद है, फिर भी आप हमेशा मुझे इसके लिए टोकती रहती हो। अब छोड़िए ये सब, आप अभी तो आई हैं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, मेरी 2 चोटी वाली रनन। इतना कहकर रियांशी उसे अपने साथ ले जाती है। इशिता को हमेशा से ही 2 चोटी का हेयर स्टाइल रखना बहुत पसंद था। वो चाहे कैसी भी ड्रेस पहन ले, पर हमेशा अपने बालों की 2 चोटी ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उर्मिला उसे देखकर बोलती है, अरे इतने अच्छे बाल दिए भगवान ने तुझे, तो क्यों इनका सत्यानाश करने में लगी हुई है? जब देखो तब 2 चोटी बनाकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अरे अब बड़ी हो चुकी है तू, तो 2 चोटी को छोड़कर बालों को या तो खुला रख दे या तो 1 चोटी ही बना लिया कर। माँ, इतने अच्छे बाल हैं, तभी तो इनको 2 चोटियों में समेट कर रखती हूँ ताकि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। वैसे भी ये मेरा अपना स्टाइल है। अरे आग लगे ऐसे हेयर स्टाइल को, भला इस जमाने में भी कोई 2 चोटी बनाता है क्या? अरे अपनी उम्र की लड़कियों को देख, कितना बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बनाकर घूमती हैं। किसी को नहीं तो कम से कम अपनी भाभी को ही देख ले, खुले बाल में वो कितनी सुंदर लगती है। अब आप भाभी से मेरी तुलना मत करो। और वैसे भी 2 चोटी बनाए बिना मुझे बहुत अधूरा अधूरा लगता है। अपनी माँ के समझाने पर भी इशिता 2 चोटी बनाना नहीं छोड़ती, जिसके चलते उर्मिला रियांशी से इशिता को समझाने की कहती है। ऐसे ही एक दिन इशिता बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर रियांशी के कमरे में आती है और बोलती है, भाभी भाभी बताओ ना, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? रियांशी उसे इतनी अच्छी ड्रेस में 2 चोटी बनाए देखकर बोलती है, इशिता ये ड्रेस इतनी अच्छी है, पर क्या तुम ये 2 चोटी के साथ कंफर्टेबल हो? मेरे कहने का मतलब है कि तुम कभी अपने बाल वगैरह धोती भी हो? जब देखती हूँ तो तुम्हारे बाल 2 चोटी में ही बंधे रहते हैं। अरे भाभी, आपको क्या पता, 2 चोटी करने से लोगों को मेरी उम्र कम लगती है, तो भला इसमें बुराई ही क्या है? और इतनी अच्छी ड्रेस और 2 चोटी, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। हाय, नजर न लग जाए मुझे। इतना बोलकर इशिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रियांशी की माँ सुगंधा उसके घर आती है। रियांशी उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। तभी वो 2 चोटी में इशिता को हॉल की सफाई करते देखती है और रियांशी से बोलती है, अरे रियांशी, तुम्हारे यहाँ की काम वाली ने भी बिल्कुल हमारी सुंदरी की तरह 2 चोटी बनाई है। क्या माँ, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। अरे ये मेरी ननद है, कोई काम वाली नहीं। हाय हाय, तभी मैं सोचूं, शक्ल सूरत से तो सही दिख रही है, बस ये 2 चोटी बनाकर काम वाली बाई लग रही थी, इसीलिए मैंने बोल दिया। और ये शादी में भी तो नहीं आई थी। अपने बारे में रियांशी की माँ से ये सब सुनकर इशिता को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रियांशी मन ही मन में बोलती है, शायद आज के बाद ये 2 चोटी बनाना छोड़ दे। पर कहते हैं ना, जो काम हमेशा करते आ रहे हो उसे एक बार में भला कैसे छोड़ दे। अगले दिन फिर इशिता 2 चोटी में नजर आती है, जिसके बाद रियांशी और उर्मिला इशिता की 2 चोटी से निजात पाने के लिए उसके कमरे से सारी हेयर रबर्स को गायब कर देती है।
ताकि इशिता दो क्या एक भी चोटी ना बना पाए। कुछ ही देर में जब इशिता बाल बांधने के लिए रबड़ ढूंढती है तो उसे कमरे में कुछ नहीं मिलता और वो खुले बालों में अपनी भाभी और माँ के पास जाकर बोलती है, भाभी क्या आपके पास हेयर रबर्स हैं? मुझे अपनी मिल नहीं रही। इशिता, मेरी तो सारी खराब हो चुकी है और ज्यादातर तो मैं अपने बाल खुले ही रखती हूँ। अच्छा हुआ जो नहीं मिल रहे तेरे हेयर रबर्स। वैसे भी देख अपने आप को, कितनी सुंदर लग रही है तू, ऐसे ही रहा कर। पर इशिता कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन वो बाजार से नए हेयर रबर्स ले आती है और फिर से 2 चोटी बना लेती है। ये सब देखकर उर्मिला रियांशी से बोलती है, बहू अपना ये आइडिया भी बेकार हो चुका है। ये लड़की 2 चोटी बनाना पता नहीं कब बंद करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, अगर मेरी ननन ढीठ है ना तो मैं भी कम नहीं हूँ। उनका ये 2 चोटी वाला हेयर स्टाइल बदलवा न दिया ना तो मेरा नाम भी रियांशी नहीं। अगले दिन उर्मिला और इशिता हॉल में बैठे थे। तभी रियांशी वहाँ आकर बोलती है, माँ जी मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं क्या कह रही थी, इशिता को अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे बहू तू ये क्या कह रही है? मुझे इसका 2 चोटी बनाकर घर में घूमना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और तू इसे बाहर ले जाने की बात कर रही है। लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हो गई घोड़ी की तरह, अभी भी बच्चों की तरह 2 चोटी बनाकर घूमती है। रहने दीजिए माँ जी, इन्हें कहने का क्या फायदा जब उन्होंने अपना ये हेयर स्टाइल बदलना ही नहीं है। तो दोनों नंद भाभी शॉपिंग करने निकल जाती है। रास्ते में उन्हें एक प्रतीक नाम का लड़का मिलता है जिसे देखकर इशिता की आंखें चमक जाती है और वो उसे देखते ही रह जाती है। तभी प्रतीक रियांशी को देखकर बोलता है, दीदी आप यहाँ, कितने दिनों बाद मिली आप। और आपके साथ ये बच्ची कौन है? अरे मैं तो शॉपिंग करने आई थी बस, और ये कोई बच्ची नहीं है, मेरी ननन है इशिता। लगता है इशिता जी का बचपन अभी तक नहीं गया, तभी तो वो इतनी बड़ी होने के बाद भी 2 चोटी बनाकर घूम रही हैं। अच्छा ये बताओ, शादी वादी हो गई तुम्हारी या अभी भी कवारे घूम रहे हो? दीदी अब आपको तो पता है इतने स्मार्ट लुक पर बहुत लड़कियां मरती हैं, पर मेरा ही दिल किसी पर नहीं आता। वैसे हमारी इशिता को भी अभी तक कोई नहीं मिला। तुम कहो तो माँ जी से बात चलाऊं तुम दोनों की? आप भी ना दीदी, कुछ भी मजाक करती है। चलिए मैं चलता हूँ, अब माँ वेट कर रही होंगी। इतना बोलकर प्रतीक वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी शॉपिंग करके घर आती है। जिसके बाद इशिता रियांशी से बोलती है, भाभी वो हैंडसम सा लड़का कौन था जिससे हम आज मिले? कौन? प्रतीक, जिसे देखकर तुम्हारी आंखों में चमक आ गई थी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? पर क्या फायदा, तुम्हारे इस 2 चोटी वाले बोरिंग से हेयर स्टाइल को देखकर उसका ध्यान ही नहीं गया तुम पर। और मुझे तो लगता है इन फ्यूचर भी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इशिता खुले बालों में हॉल में आती है। उसे ऐसे देखकर उसकी भाभी और माँ दोनों हैरान हो जाती है और उर्मिला बोलती है, इशिता आज क्या हुआ? 2 चोटी बनाना भूल गई क्या, या फिर जाकर अभी बनाने वाली है? बिल्कुल नहीं माँ, आज से मैं 2 चोटी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और वैसे भी मैं उस हेयर स्टाइल से बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं नए नए हेयर स्टाइल बनाऊंगी। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश थी कि आखिर जैसे भी हो रियांशी ने अपनी 2 चोटी वाली ननद को अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए मना ही लिया। मीता एक बहुत ही चुलबुली, प्यारी और क्यूट लड़की होती है। वो मुंबई में रहती थी, जिसके चलते वो वहाँ की टपोरी भाषा में बात किया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ गुरमीत और पिता पंकज होते हैं। वो अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। मीता की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि इस तरह की बोली ना बोले, पर बेबाक मीता कहाँ अपने माँ बाप की सुनती थी। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं, तभी गुरमीत बोलती है, मीता बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अपुन का दिन तो बिल्कुल मस्त गया है, क्या एकदम रापचिक। बेटा कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस भाषा में बात मत किया करो। ए माँ, मैं तेरे को बोल रही है, मैं तो ऐसे ही बात करेगी क्या? मुंबई है अपुन, मी मराठी मुलगी आहे। सुनिए, देख रहे हैं ना आप कैसे बात कर रही है ये? अरे मीता, तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है, ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रे मैं गलती क्या बोली रे? रे पापा,
तुमको अपुन की लैंग्वेज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कह देती हूँ इसकी शादी नहीं होगी। हाँ नहीं तो मेरे को कौन सा शादी करने को मांगता है क्या? अपुन तो अकेले ही खुश है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, हर तरफ मीता की भाषा मशहूर हो जाती थी और अब तो मानो जैसे हद ही हो गई थी। मीता ने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बदल दिया था। गले में गोल्ड की चैन, पैंट टी शर्ट पहन, जैकेट की खुली चैन और हाथ की कलाई पर रुमाल बांधे वो जहाँ भी जाती सब उसका अतरंगी अंदाज देखकर बहुत हैरान होते थे। एक दिन ऐसे ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। ए डॉक्टर, देखना मेरी माँ को क्या फिल्म बैठ रही है इसकी। रात से ही एकदम कोयले के माफिक तप रही है। देखिए मैडम, अगर आप ऐसे बात करेंगी तो शायद मेरा ही बीपी बढ़ जाए। ए बीड़ू, ज्यादा भंकस नहीं करने का क्या? जल्दी से रिपोर्ट दे। मैम, काम तो सारे ही किए जाएंगे, लेकिन आप पहले तमीज से बात कीजिए, तभी ट्रीटमेंट होगा। ए सफेदी की चमकान, टाइट फाइट, ए दिमाग की बत्ती मत बुझा क्या, वरना तेरा यही चमोर बना दूंगी। मीता, मुंह बंद कर अपना। क्या बकवास कर रही है? ए माँ, ये डॉक्टर फालतू में मेरे दिमाग की दही बना रेला है क्या? आज ही में इसको सबक सिखाती है। किसी तरह बात संभालकर गुरमीत मीता को लेकर अपने घर वापस आती है। ऐसे ही रोज कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी से बहस हो ही जाती थी। एक दिन मीता के लिए दिल्ली से राजीव नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ काजल के साथ वहाँ आता है। सब एक साथ हॉल में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। अरे कहाँ है मीता बिटिया? जी वो बस आती ही होगी। अच्छा जी, वैसे काम काज तो आता ही होगा आपकी बिटिया को, क्यों? हाँ बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है हर चीज में। तभी मीता वहाँ बड़े ही अलग अंदाज में आती है। उसे देखकर काजल के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो जिसे संस्कारी समझ रही थी वो तो एक धमाका है, धमाका। मीता सबको नाश्ता देते हुए बोलती है, ए कैसे हो भाई लोग? मीता की साइड से सबको हेलो है क्या? अरे ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ। ए आंटी, बुराई क्या है? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मीता बेटा, माफी मांगो सबसे। और ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? काय को माफी मांगू मैं? गलती नहीं है मेरी क्या? अपना मुंबईया स्टाइल है क्या? हे भगवान, इसकी जुबान तो देखो कैसे चलती है, एकदम कैची के माफिक चलती है। बोल तो काटू तेरे को गच गच। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से सीखा आपने ये? सीखने की क्या है, ये तो अपने नस नस में बहती है क्या? मी मराठी आए और मुंबई में सब ऐसे ही बात करते हैं। हाँ करते तो हैं, पर हम ऐसे बात नहीं करते। पर मैं तो ऐसे ही बात करेगी, बदलेच की नहीं। राजीव को मीता का ये अतरंगी स्वभाव बहुत पसंद आता है, पर उसकी माँ काजल को तो वो फूटी आंख नहीं सुहाती। पर किसी तरह अपनी माँ को मनाकर वो मीता से शादी करके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मीता का टपोरीपन हटता ही नहीं है। एक दिन राजीव उसे अपने साथ ऑफिस की पार्टी में ले जाता है, जहाँ सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आए हुए थे। पर हमारी मीता तो मुंबईया है और ठहरी टपोरी। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ। मीता, ये सब मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, तो प्लीज तुम जरा कम और सीधी भाषा में बात करना, ठीक है? ओके ओके, मैं ध्यान रख लेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। अब तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? मैं भी आता हूँ। मीता अपने आसपास के लोगों को देखती है। वहाँ सब पार्टी में स्टाइलिश और फॉर्मल कपड़ों में होते हैं और वो एकदम अलग, फुल टपोरी। तभी कुछ लड़कियां वहाँ आती हैं, उसके हुलिये को देखकर एक दूसरे से बात करती हैं। देखो तो इसे, कितना डाउन मार्केट ड्रेस पहना है इसने। हाउ डाउन मार्केट? अरे अरे, ऐसा लगता है जैसे दाऊद इब्राहिम की बेटी हो, गुंडी मवाली कहीं की। ए हटा दावन की घटा, उधर क्या फुसफुसा रही है? इधर आके बता। What are you saying, huh?
ए जोनी जोनी यस पापा, कान के नीचे दूं तेरा लाफा, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हिंदी में बात करना यार। क्या कहा तुमने? हाँ, ना तो तुम्हारे कपड़े ही ढंग के हैं और ना बोली। ए जैसे भी है, तेरे से तो लाख गुना अच्छे है। तू क्या अपने बचपन का ड्रेस पहन के घूम रही है पार्टी में? इसे फैशन कहते हैं, तुम्हें क्या पता? ए देख, फालतू की तो मच कर मत अपन से, वैसे ही अपन के दिमाग की हट रही है। तभी वहाँ राजीव के बॉस मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और मीता का मिसबिहेव देखकर वो उससे कहते हैं, अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? ए टकले, पहले अपना सर तो ढक ले, वैसे ही अपन से माथा पे चीनी करने का क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हैं आप? और आप हैं कौन? अबे हटेले, तेरे को दिख नहीं रहा है? अपन राजीव की बीवी है क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, आप जबान संभाल के बात कीजिए। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? कौन है? होगा तू कोई सेठ वेट, अपन को क्या? यार टकले, वैसी तेरी टाट शीशे की तरह चमक रही है, मेरे हाथ का पड़ेगा ना एक भन्ना के। तभी वहाँ मीता का पति राजीव आ जाता है और ये सब देख वो गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे मीता, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? कहा था ना तुम्हें कि इस भाषा में बात मत करना। गलत क्या बोल रही है मैं? काय को मगजमारी कर रही है मेरे साथ? अरे जिनसे तुम बदतमीजी कर रही हो वो बॉस हैं मेरे। तो मेरे को क्या लेना देना? बॉस हो या तोप हो, मेरे लिए तो टकला ही चना, बजाऊं क्या इसके? पार्टी में मौजूद सब लोग मीता की बात सुनकर हंसने लगते हैं और राजीव का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके चलते उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगती है और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। अपने पति की नाराजगी और लोगों के बीच अपने परिवार का मजाक बनता देख मीता को बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो अपने स्वभाव और बोली में बदलाव लाती है। और ऐसे ही एक दिन वो साड़ी पहनकर आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे ये तुम हो? अरे मेरी मीता, एकदम लग रही हो सीता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अब से मैं कभी भी टपोरी पंती नहीं करूँगी, आई शपथ सरी कसम से। इस तरह मीता एक संस्कारी और सहज बोली बोलने वाली बहू बन जाती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूनम अपने पहले पति के जाने के बाद से काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसके चलते उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी कराने के बारे में सोचा। कुछ समय बाद में एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। पूनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद में उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और एक दिन तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपना दम तोड़ देता है। पूनम दूसरी बार विधवा हो जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुछ दिन बाद में उसकी सास निर्मला की सहेली सरिता उससे मिलने आती है और बोलती है, देख निर्मला, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे बेटे के जाने का कारण तेरी ये अपशगुनी बहू ही है। मैं तो कहती हूँ तू इसे जल्दी से अपने घर से निकाल दे, वरना ये तुझे भी नहीं छोड़ेगी। बस सरिता, एक लफ्ज और कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हम दोनों सहेलियां हैं। मेरा फर्ज तुझे समझाना था, सो समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। सरिता की बातें पूनम भी सुन लेती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उसके पास जाकर वो उसे बोलती है, माँ जी। अरे बहू, आजा, अंदर आजा। वो माँ जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोल ना बहू, क्या बात है? माँ जी, क्या आप भी मेरे बारे में वही सोचती है जो आस पड़ोस के लोग सोचते हैं? नहीं बहू, ये तो सोच भी कैसे सकती है, मैंने कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। फिर निर्मला पूनम को अपने गले से लगाकर प्यार करने लगती है। थोड़ा समय गुजर जाता है। निर्मला हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से उसके बेटे की मौत का कारण पूछती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे बताती है, देखिए बहन जी, उन्हें एक माइनर अटैक आया था जिसका दर्द वो सहन न कर सके। दिल ने धड़कना बंद कर दिया, जिसके कारण उनका ब्लड फ्लो रुक गया
पर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर, ऐसे कैसे अचानक उसको हार्ट अटैक आ सकता है? मेरा बेटा तो एकदम ठीक था, कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी भी हुई थी। देखिए, हार्ट अटैक किसी बीमारी की वजह से नहीं आता, वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आता है और ये किसी को भी हो सकता है। निर्मला डॉक्टर की बातों को सुनकर ये समझ जाती है कि उसके बेटे की मौत के पीछे पूनम का कोई हाथ नहीं है। उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई है और अब वो अपने घर वापस चली जाती है। घर पर पूनम उसके लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते उसका ध्यान कहीं और ही होता है तो उसके दुपट्टे में आग लग जाती है। ये चीज निर्मला देख लेती है और वो जल्दी से उसके दुपट्टे को गैस से हटा देती है और उस पर पैर मार मार कर उस आग को बुझा देती है। जिसके बाद पूनम से वो बोलती है, बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू, तू फिर से रोने लग गई। चल, तू मेरे साथ कमरे में चल, थोड़ा आराम करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद निर्मला पूनम को उसके कमरे में लेकर जाती है और बेड पर लिटा देती है। जिसके बाद वो उसके पास बैठती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और हाथ फेरते फेरते वो उसे बोलती है, मैं जानती हूँ बहू, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुछ देर बाद पूनम गहरी नींद में सो जाती है। उसके सोने के बाद निर्मला घर के कुछ काम खत्म करती है और फिर अपने कमरे में बैठकर खुद से बोलती है, मैं पूनम को ऐसे घुट-घुट कर जीते नहीं देख सकती, मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहकर वो भी सो जाती है। अगले दिन पूनम घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। जिसके बाद वो निर्मला को नाश्ता भी करवा देती है। फिर निर्मला पूनम से बोलती है, बहू, मुझे जरा किसी काम से बाहर जाना है तो तू घर का और अपना ख्याल रखियो, ठीक है? अरे माँ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निर्मला घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, बस मेरी बहू का ध्यान रखना जब तक मैं आ नहीं जाती, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सीधा एक मंदिर में जाकर रुकती है। असल में वो मंदिर इसीलिए गई थी ताकि वो पूनम की कुंडली पंडित जी को दिखा सके और उनसे पूछ सके कि आखिर पूनम की जिंदगी में ये सब गम के बादल आखिर कब जाकर हटेंगे। निर्मला पंडित जी के पास जाती है और उसे बोलती है, प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो, कहो क्या बात है? पंडित जी, मैं यहाँ अपनी बहू के लिए आई हूँ, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप कुछ उपाय बताइए ना। उसकी जन्म कुंडली लेकर आई हो? ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी पूनम की कुंडली को पढ़ने लगते हैं और कुंडली पढ़ने के बाद वो निर्मला को बताते हैं, देखो तुम्हारी बहू मांगलिक है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये दुख के बादल छाए हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पहला पति भी इसी कारण से मर गया। जब तक उसकी शादी एक मांगलिक लड़के से नहीं होगी, तब तक उसकी जिंदगी में सुधार नहीं आ सकता। मतलब मेरी बहू की तीसरी शादी करवानी होगी? और कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी देर बाद में निर्मला सरिता की बातों के बारे में सोचने लगती है, पर वो खुले विचारों वाली एक पढ़ी लिखी महिला थी, इसीलिए उसने ऐसा वैसा सोचना सही नहीं समझा। पर जैसा पंडित जी ने कहा था, पूनम की शादी किसी मांगलिक लड़के से करवा दी जाए तो फिर उसकी जिंदगी से गम के बादल हट जाएंगे और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिसके बाद वो एक बार फिर से पंडित से पूछती है, पंडित जी, आपने मंजिल दिखाई है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बता दीजिए। आप ही कोई अच्छा सा मांगलिक लड़का दिखा दीजिए। मेरी नजर में एक लड़का है तो सही, पर क्या पंडित जी? वो अकेला रहता है, उसके घर वाले नहीं है। आपकी बहू उसके साथ रह पाएगी या नहीं, बस यही समस्या है। आप एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पंडित जी उस लड़के को निर्मला से मिलवाने का अगले हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ते बाद वो लड़का निर्मला के घर उसे मिलने आता है। वो गेट पर खड़े होकर घंटी बजाता है। पूनम दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है, जी आप कौन? जी मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ निर्मला जी से मिलने आया हूँ। ओ अच्छा, माँ जी से मिलना है आपको? हाँ जी, वो घर पर हैं? जी वो घर पर ही है,
आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। पूनम आकाश को अंदर लेकर जाती है और उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में चली जाती है और जाकर पूनम निर्मला से बोलती है। माँ जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बहू? कोई आकाश है। अच्छा, वो आ गए। एक काम कर बहू, तू उनके लिए चाय नाश्ता बना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ जी। पूनम आकाश के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। इतने में ही निर्मला उसके पास आती है और वो निर्मला से बोलता है। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो बेटा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पूनम उनके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। नाश्ता रखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी निर्मला उसे बोलती है। बहू, तू भी यहीं बैठ जा हमारे साथ। अरे नहीं माँ जी, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। अरे काम तो होते रहेंगे, तू यहाँ बैठ मेरे पास। ठीक है माँ जी। देख, ये है आकाश और आकाश बेटा ये है पूनम। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तेरा हाथ इनके हाथ में दे रही हूँ। लेकिन क्यों माँ जी? मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुझे ऐसे अकेले जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने सोचा कि तेरी शादी करवा दूं। और तू चिंता मत कर, ये तुझे मुझसे दूर लेकर नहीं जाएगा। तू यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। इसके बाद निर्मला पूनम और आकाश की शादी करवा देती है। शादी के बाद पूनम की जिंदगी सच में बदलने लगती है, जैसा पंडित जी ने कहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी और आकाश की एक प्यारी सी बेटी होती है और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।